Okay, so good morning, students. Good morning. I hope you all are doing good. You all must be fine. जी sir. So let us start with the session. बेटा जी लास्ट क्लास में व्हाट वी हैड डिस्कस, तो बच्चों लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू सीआर, दैट वाज योर चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर. यहाँ बेटा अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, हाँ सर. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्टिव्स और नीड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. देन वी हैड डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. हाँ जी सर. टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग as well as we had discussed certain modes of corporate restructuring. तो मोड्स में लगभग हम लोगों ने सारे मोड्स डिस्कस कर लिए थे, है ना. सारे मोड्स हम लोगों ने ब्रीफ आउट किया था बच्चों लास्ट क्लास में, except two modes. That was reduction of share capital, as well as buyback of shares. Reduction of share capital as well as buyback of shares. अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले देना चाहूंगा आप लोगों को. फॉर दीज टू टॉपिक्स, ठीक है, we will be taking separate class. We will be conducting one class on reduction of share capital, ठीक है, and there will be two class. We'll be conducting two class for buyback of shares. ठीक है. तो इन दोनों टॉपिक्स को ना मैं डिस्कस करूंगा एज एन इंडिपेंडेंट चैप्टर. ठीक है, हाँ सर. ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग both the topics as an independent topic in a separate class. ठीक है सर. तो सर आज क्या पढ़ाने वाले हो? अब ध्यान देना यहाँ पे, from today onwards, just wait. Yes, so from today onwards we are going to start with the concept of compromise as well as concept of compromise and arrangement. ठीक है, हाँ सर. compromise or arrangement. We will be starting a discussion. We will be starting a session with the concept of compromise and arrangement. एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जो भी क्लास में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं या जो भी क्लासेस का जो ऑर्डर रहने वाला है, क्लासेस का ऑर्डर विल नॉट बी एज पर योर ICSI मॉड्यूल. ठीक है, इट विल नॉट एट ऑल in accordance with your as per your ICSI module. However, I am bound to cover 100% of your ICSI module. ठीक है जी, हाँ सर. तो अब ध्यान देना यहाँ पे, हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं विद द टर्म कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, more specifically I am going to start with your merger amalgamation. ठीक है. तो आज की क्लास में, आज के सेशन में जो भी टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इसका वेटेज अगर क्यूमुलेटिव वेटेज में बात करूं तो इट इज गोइंग टू कवर 35 to 40 मार्क्स. ठीक है, इट इज गोइंग टू कवर 35 to 40 मार्क्स. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाने का जो क्रोनोलॉजी रहने वाला है,
ठीक है, जो भी सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ और जैसे पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड थ्रू गो थ्रू द लेक्चर्स, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द लेक्चर्स एग्जैक्टली द सेम सीक्वेंस, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू go through these lectures exactly in the same sequence, ठीक है, exactly in the same sequence, as well as you are required to refer exactly the same content, you are required to refer exactly the same content which I am referring in the in the particular classes. Is it clear? हाँ जी सर. चलो, तो ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कभी ये वर्ड सुना है क्या? व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट? Any idea? Anyone? What do you mean by the term compromise? Compromise का मतलब होता है, compromise का मतलब होता है any kind of settlement, ठीक है, compromise का मतलब any kind of settlement or any kind of arrangement or any kind of arrangement, any kind of settlement or any kind of arrangement, ठीक है, हाँ जी सर. कब? in case of any dispute, ठीक है, तो मोस्ट स्पेसिफिकली ये टर्म का क्या मीनिंग निकला? इट मीन्स एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट और अरेंजमेंट, एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट और अरेंजमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है. और अगर मैं कंपनीज के रेफरेंस में बात करूं, अगर मैं कंपनीज के रेफरेंस में बात करूं, तो अ कंपनी मे हैव डिस्प्यूट, अ कंपनी मे हैव डिस्प्यूट आइदर विद इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है, अ कंपनी मे हैव डिस्प्यूट आइदर विद इट्स क्रेडिटर्स, अ कंपनी मे हैव एनी डिस्प्यूट आइदर विद इट्स मेंबर्स, आइदर विद इट्स मेंबर्स, हो सकता है, हाँ सर, हो सकता है. अ कंपनी मे हैव डिस्प्यूट आइदर विद इट्स लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर के साथ डिस्प्यूट कब पॉसिबल है? लिक्विडेटर के साथ डिस्प्यूट पॉसिबल है व्हेन द कंपनी is already when the company is already in the course of winding up. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. In reference to a company may have a dispute with its creditors, or a company may have dispute with its members, or company may have dispute with its liquidator. Liquidator के साथ कब? Only when a company is already in the case of winding up. तो in order to settle the dispute, देखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, in order to settle down the disputes, in order to settle down the disputes, a company may enter into compromise, ठीक है, और a company may carry out क्या? compromise. Is it clear? और compromise में कंपनी क्या करने वाला है? तो कंपनी बेसिकली रीअरेंजमेंट करने वाला है या अरेंजमेंट करने वाला है. अरेंजमेंट ऑफ आइदर एनी राइट्स, रीअरेंजमेंट ऑफ आइदर एनी राइट्स और रीअरेंजमेंट ऑफ आइदर एनी डेब्ट्स. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में क्या करने वाले कंपनी? रीअरेंजमेंट ऑफ एनी राइट्स और रीअरेंजमेंट ऑफ एनी डेब्ट्स. डेब्ट्स का रीअरेंजमेंट करेगा कंपनी किसके साथ? क्रेडिटर्स के साथ, जहां पे कंपनी नेगोशिएशन में एंटर करे विद द क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है. और रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स किसके साथ? विद मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी. हाँ सर. अ कंपनी मे एंटर इनटू
rearrangement, or the company may enter into negotiations or arrangement with any creditor or any class of creditors, members or any class of members. ठीक है, अब रीअरेंजमेंट में कब एंटर कर रहा है, कब एंटर कर रहा है, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट. If a company is entering into rearrangement, if a company is entering into arrangement, if a company is entering into arrangement in case of a dispute, if a company is entering into arrangement in case of a dispute, that would be termed as compromise. क्लियर है सर, बोलो हाँ. तो सर अरेंजमेंट क्या होता है बेटा, दो तरीके हैं, ध्यान देना. यहां पे या तो तुम खुद से सुधर जाओ, ठीक है, या सुधार दिए जाओ. खुद से अगर सुधर रहे हो तो दैट वुड बी टर्म्ड एज अरेंजमेंट. सुधार दिए जाओ का मतलब डिस्प्यूट के केस में तुम सुधरना नहीं चाहते हो, डिस्प्यूट अराइज हुआ, नाउ यू आर सेटलिंग द डिस्प्यूट. इन ऑर्डर टू सेटल द डिस्प्यूट यू आर रीअरेंजिंग योरसेल्फ, वो कॉम्प्रोमाइज. खुद से सुधरना चाह रहे, अरेंजमेंट. ठीक है, तो अरेंजमेंट का मतलब देखो यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिकली अरेंजमेंट का मतलब है, अरेंजमेंट मींस रीअरेंजमेंट. अरेंजमेंट का क्या मतलब है, एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग, any kind of rearrangement or reshuffling of share capital, any kind of rearrangement or reshuffling of share capital of company. बात समझ में आ रही है क्या? अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट और रीशफलिंग ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. तो सर अभी ना एक कंफ्यूजन अराइज होता है, क्या बेटे, सर आपने बोला कि कॉम्प्रोमाइज में भी अरेंजमेंट हो रहा है, हाँ बेटे, और अरेंजमेंट में भी अरेंजमेंट हो रहा है, हाँ बेटे. तो सर दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, दोनों में डिफरेंस यही दैट कॉम्प्रोमाइज shall be carried out or compromise will be carried out only in case of an existence of dispute. Compromise will be carried out only in case of an existence of dispute. However, arrangement में क्या हो रहा है, rearrangement without any dispute, rearrangement which can be carried out even without any dispute. बात समझ में आ रहा है क्या, is it clear? ठीक है सर, हाँ जी. तो compromise is also an arrangement, but in case of a dispute, an arrangement can be carried out even without the existence of any dispute. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, the term arrangement has a wider scope as compared to compromise, है ना बच्चों. तो ये हो गया आपका क्या, compromise, and this one can be considered as arrangement. Is it clear? So what is the main difference between the term compromise and arrangement? Similarity क्या था, दोनों में arrangement हो रहा है. Arrangement of any rights or debts, compromise. ठीक है, arrangement of share capital, दोनों में अरेंजमेंट हो रहा है. बट कॉम्प्रोमाइज कब, व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, अरेंजमेंट कब, इट कैन बी कैरिड आउट इवन विदाउट एनी डिस्प्यूट. अरेंजमेंट का मोस्ट स्पेसिफिकली मीनिंग क्या, तो अरेंजमेंट मीन्स रीशफलिंग और रीअरेंजिंग द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, सर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप ना मर्जर अमालगमेशन पढ़ाने वाले हो, हाँ बिल्कुल बोला. तो ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पे कहां से आ गए सर? तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने जो टर्म्स यूज किया था, वेदर इट इज मर्जर, वेदर इट इज अमालगमेशन, वेदर इट इज डीमर्जर, वेदर इट इज जॉइंट वेंचर, वेदर इट इज एन स्ट्रेटेजिक अलायंस, उन सारे मोड्स में या उन सारे कंसेप्ट में ना बच्चों एक टर्म जो सबसे कॉमन था, उन सब में जो एक टर्म कॉमन था, that was arrangement. क्या कॉमन था, that was arrangement. तो सर आप ऐसा बोलना चाहते हो that merger is an arrangement, बिल्कुल. amalgamation is an arrangement, बिल्कुल. demerger is an arrangement, बिल्कुल. joint venture is an arrangement, बिल्कुल. अच्छा सर, strategic alliance वो भी arrangement.
सब मोड ऑफ अरेंजमेंट। बात समझ में आया? बात समझ में आया क्या? हाँ जी सर। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, चलो अब ध्यान देना यहाँ पे मर्जर अमाल्गमेशन। देखो पहले हम लोग कंटेंट को डिस्कस करेंगे एज पर अर हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल बी रेफरिंग योर ICSI मॉड्यूल, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट 100% कवरेज ऑफ द कंटेंट एज स्पेसिफाइड इन आवर सिलेबस, ठीक है सर? हाँ जी। तो अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मर्जर अमाल्गमेशन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कंसेप्ट। कॉम्प्रोमाइज का मतलब देखो क्या बोला यहाँ पे, इट मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ राइट्स इन केस ऑफ एनी dispute or arrangement in case of any dispute. In order to carry out compromise, there must be an existence of dispute. In order to carry out compromise, there must be an existence of dispute. ठीक है? Rearrangement means reshuffling the share capital of the company. And in order to carry out the rearrangement, existence of dispute is not required. Thus I can say that the term arrangement has a wider scope. Arrangement includes compromise. ठीक है? Arrangement includes compromise, or I can say that compromise is a part of arrangement, or I can say that compromise is a part of arrangement. Is it clear? हाँ जी सर। उसके बाद देखो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मर्जर अमाल्गमेशन। तो हमारे सिलेबस में बेटा हम लोग मर्जर अमाल्गमेशन पढ़ेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, then as per Competition Act 2002, as per Income Tax Act 1961, as per GST Act 2017. Although it is not given in your syllabus, but I will be discussing the provisions relating to GST on merger amalgamation. Then as per the FEMA 1999, as per Indian Stamp Act 1899, as well as per Accounting Standard 14, along with your IND AS 103 and 110. इज इट क्लियर? तो अभी आने वाले क्लासेस में जो भी हमारा डिस्कशन रहने वाला है ना, वो डिस्कशन इन सभी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रहने वाला है, ठीक है? आने वाले क्लासेस में जो भी डिस्कशन हम लोग का रहने वाला है वो रहने वाला है इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है? वी आर गोइंग टू कवर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ मर्जर अमाल्गमेशन, एग्जॉस्टिवली, ठीक है, और इन अ वेरी एग्जॉस्टिव मैनर, ठीक है जी बच्चों? हाँ जी। तो सबसे पहले मर्जर अमाल्गमेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ मर्जर एंड अमाल्गमेशन, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा एक चीज और, ऑल्दो दीज हैंड रिटन नोट्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू यू अलॉन्ग विद योर लेक्चर्स, बट आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है, जिस दिन भी आप जो भी लेक्चर्स को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, या क्लास में जो भी मैंने हैंड रिटन कंटेंट को रेफर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट कि यू ऑल शुड मेंटेन योर ओन नोटबुक, ठीक है? अगर आप लोग अपना नोटबुक मेंटेन करते हो तो वो आपको रिटेंशन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? इट विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स बीइंग डिस्कस्ड इन द क्लास, सो प्लीज मेंटेन योर ओन नोटबुक। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। ध्यान देना, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजंस रिलेटिंग टू M&A has been covered under section 230 to 240 of the act, ठीक है? एंड उसका आपको अरेंजमेंट दे रखा है। तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू M&A अंडर कंपनीज एक्ट 2013 has been covered. Provisions relating to M&A under Companies Act 2013 has been covered under section number 230, under section number 230 to section number 240 of the Companies Act 2013. तो अगर मैं बोलूं more specifically, we are going to discuss from section number 230 to 240 of the Companies Act that deals with the concept of merger and amalgamation. However, एक चीज मैं यहाँ पे specify कर दूं बेटा, section number 235 along with your section number 236, क्या बोला सर ने? section number 235 along with your section number 236 will be covered in your takeover chapter, ठीक है? जब भी मैं टेकओवर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेकओवर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं कवर करके चलूंगा सेक्शन 235 एज वेल एज सेक्शन 236. तो सर इट मींस दैट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर द टाइम बीइंग we will not be covering your section number 235 as well as section number 236, ठीक है? हाँ जी सर। तो एक बात देखिए, अरेंजमेंट कंपनीज एक्ट में
Section 230 that deals with Section 230 deals with this step wise procedure for carrying out merger amalgamation, और आपने इसको थोड़ा सा ना ऑल्टर कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, एंड एज merger or amalgamation is one of the form of arrangement, and as merger or amalgamation is one of the form of arrangement, thus in order to carry out merger amalgamation also application कहां जाने वाला है, सेक्शन नंबर 230 में, ठीक है। देखो सेक्शन 230 स्पेसिफिकली क्या बात करता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर टू कैरी आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, है ना, एंड merger and amalgamation is also one of the mode of arrangement. So I can say that in order to carry out merger or amalgamation, I can say that in order to carry out merger or amalgamation, आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 230। चलो ठीक है, तो सेक्शन 230 डील्स विद स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। देन सेक्शन 231 deals with powers of NCLT to supervise, modify the scheme. Section 231 deals with the powers of NCLT to supervise, modify the scheme or to pass winding up order. एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर के लिए ना आपको संस्कृत जैसा लगेगा सब, धीरे धीरे सॉरी you will get used to all these things, ठीक है, और all these provisions, मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है, जिंदगी बदलने वाली है सर। Section 232 deals with merger amalgamation approval. Section 233 fast track merger or merger of two or more small companies or merger between holding and subsidiary. Then cross border merger. Section 234 नया provision है, ऐसा कोई provision हुआ करता था सॉरी, under Companies Act 1956 newly introduced provisions है which allows a foreign company, ठीक है, which allows merger or amalgamation between a foreign company as well as Indian company. Then section 235 236 that these two sections will be covered in your takeover chapter. Then section 237 deals with the powers of central government to pass an order for the merger amalgamation of two or more companies in the public interest. एक बार ऐसे read कर लो मेरे साथ, है ना, we are going to discuss all these sections, all these provisions in very much details, ठीक है, इतना डिटेल में कोई भी कवर नहीं करेगा जितना डिटेल में मैं आपको ये सेक्शंस को कवर करते हुए चलूंगा, एक बार मेरे साथ रीड कर लो। सेक्शन 238 डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम व्हिच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। सेक्शन 239 डील्स विद द प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द ट्रांसफरर कंपनी and transferee company at the time of merger amalgamation. Then section 240 deals with the liability of officers or directors for the offenses committed before the date of merger or amalgamation. तो ये था बेटा लिस्ट ऑफ सेक्शंस 230 से लेकर के 240 तक अंडर कंपनीज एक्ट 2013 that we are going to discuss in relation to the concept of merger or amalgamation or in relation to the concept of compromise or arrangement, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद योर सेक्शन नंबर 230, ठीक है। अब ध्यान देना, सेक्शन नंबर 230 हम ना दो तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे द कंटेंट्स एज गिवन अंडर और एज गिवन इन अर हैंडरिटन नोटबुक, ठीक है, हैंडरिटन बुक, और उसके बाद बच्चों हम लोग क्या रेफर करने वाले, हम लोग रेफर करने वाले योर ICSI मॉड्यूल। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। चलो अब ध्यान देना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे साथ प्लेन रीडिंग करो फिर मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन नंबर 230। सेक्शन 230 स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो सेक्शन 230 डील्स विद द प्रोसीजर in case if a company intends to carry out compromise or arrangement, then they can proceed to carry out compromise or arrangement in accordance with the provisions of section number 213 of the Companies Act 2013, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, यहां बोला गया that any member or any class of members
any member or any class of members. Creditors or any class of creditors, or liquidator or company on its own. ठीक है, फिर से either member or class of members, creditors or class of creditors, liquidator कब, तो यहाँ पे मार्क कर लेना liquidator when the company is in the course of winding up. Liquidator will file the petition or will file the application when the company is already in the course of winding up. इसका मतलब है कि सर if the company is already in the course of winding up, then also it can go for compromise or arrangement. हाँ जी. If a company is already in the course of winding up, then also it can go for merger amalgamation. हाँ जी. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. चलो फिर से any member or class of member. अब मान लो कि कंपनी का डिस्प्यूट सभी मेंबर्स के साथ नहीं है. Company having dispute only with a class of members, or company intends to carry out arrangement only to a class of, only with a class of members. तो अगर एक class of members को consider करना है तो whether the company is required, whether the company is required to consider all the members, answer is no. In the same manner अगर एक class of creditors के साथ compromise करना है तो सभी creditors को पूछने की जरूरत है क्या, या सभी creditors को बुलाने की जरूरत है क्या? No sir. ठीक है, देखो इसलिए लैंग्वेज क्या बोला, आइदर एनी मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, और लिक्विडेटर कब, व्हेन द कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, व्हेन द कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, और कंपनी बाय इटसेल्फ. ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, ये सभी लोग प्रपोजल फाइल कर सकते हैं, एक प्रपोज्ड आइडिया फाइल कर सकते हैं. प्रपोज्ड आइडिया किससे रिलेटेड होगा सर, प्रपोज्ड आइडिया टू कैरी आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, प्रपोज्ड आइडिया टू कैरी आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. दे मे फाइल अ फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन, देखो ना, दे मे फाइल द फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर NCLT 1. देखो यहाँ पे फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है. फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे प्रपोज्ड आइडिया, ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, प्रपोज्ड आइडिया. तो by filing this motion application, first motion application, they are proposing or they are intending to carry out scheme of compromise और arrangement. ठीक है, जब ये फाइल करेंगे NCLT 1 तो उसके साथ क्या क्या फाइल करना रहेगा, ड्राफ्ट स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. ड्राफ्ट स्कीम में बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे they are ready or they are intending to carry out compromise or arrangement. Then latest audited balance sheet along with auditor's report on affidavit. ठीक है, यहाँ पे फॉर्म नंबर जाएगा NCLT 2 प्लस CAA 1 compromise and arrangement 1 भी फाइल करना रहेगा when the scheme of compromise or when the proposed scheme of compromise involves debt restructuring. तो CAA 1 कब फाइल करना है, ओनली व्हेन द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, हाँ सर. किसको फाइल किया, तो सर फाइल किया NCLT को. ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 230 के अंदर माई बाप, सेक्शन 230 के अंदर माई बाप कौन, NCLT. ठीक है, अब NCLT shall upon hearing, NCLT will consider the application and may fix the date, place and time for the conduction of meeting on such terms and conditions as the NCLT may deems fit. And for the purpose of conducting this meeting, NCLT may also appoint chairman. NCLT अपना बंदा appoint कर सकता है for the purpose of conducting this meeting. For the purpose of conducting this meeting. ठीक है, that chairman can either be any person associated with the company or that chairman can be any person outside the company as deems fit by the NCLT. तो यहाँ पे जो मीटिंग बुलाया जा रहा है ना, मीटिंग बुलाने के लिए कौन बोल रहे हैं, NCLT, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द NCLT में डीम्स फिट. तो NCLT ये पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस बना सकता है. ठीक है, ये पर्टिकुलर मीटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस बना सकता है. NCLT में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर प्रॉक्सीज. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. अब NCLT ने मीटिंग बुलाया, NCLT ने मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बोला, कंपनी मीटिंग बुलाएगा. Company shall conduct the meeting as per the instructions of NCLT and will pass a
स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो अब जो स्पेशल रिजोल्यूशन है ना वहां पे 3 स्टार मार्क लगा है, क्यों? क्योंकि ये वेरी वेरी स्पेशल रिजोल्यूशन है। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा, अभी अभी ध्यान रखना। एनसीएलटी ने मीटिंग बुलाया, कंपनी नीड्स टू कंडक्ट द मीटिंग as per the instructions given by the NCLT and company needs to pass special resolution। यहाँ पे special resolution माने क्या? very very special resolution। is it clear? हाँ sir। then within a period of 7 days from the conclusion of meeting, within a period of 7 days from the date of conclusion of meeting, जो बुलाया गया था on the instructions of NCLT, chairman of the meeting shall send a report to the NCLT। ठीक है, कितने दिनों में? 7 दिन के अंदर। देन विद इन नेक्स्ट 7 डेज, जिस दिन रिपोर्टिंग किया चेयरमैन ने मीटिंग से रिलेटेड, उसके नेक्स्ट 7 डेज में फिर से कंपनी क्या करेगा? सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल करेगा। और सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल किया किसको? एनसीएलटी को, फॉर द पर्पस ऑफ सैंक्शनिंग द स्कीम। एंड इन दिस केस इफ डीम्स फिट बाय द एनसीएलटी शैल पास एन ऑर्डर फॉर सैंक्शनिंग द स्कीम। और एक बार अगर एनसीएलटी ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया तो कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर शैल बी गिवन टू द आरओसी, शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब देखना यहां पे, अब तुमको समझ में आएगा, ध्यान देना। तो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों सेक्शन नंबर 230, सेक्शन नंबर 230। ठीक है, ध्यान देते रहना। तो सेक्शन नंबर 230 बात करता है प्रोसीजर, जस्ट वेट, प्रोसीजर, एक्सक्यूज मी, लेट मी चेंज द स्लाइड। तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन? डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 230। ठीक है, सेक्शन 230 क्या बात कर रहा है सर? तो सेक्शन 230 बात कर रहा है सर अबाउट स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो देखो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ कि कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैरिंग आउट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो क्या बोला यहां पे? एनी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय मेंबर्स, एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स और एनी क्लास ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है सर, क्रेडिटर्स और एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स। देन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय लिक्विडेटर। देखो मैं पूरा सेक्शन नंबर 230 का ना पोस्टमार्टम करूंगा अभी नेक्स्ट 1.5 से 2 आवर्स तक, प्लीज ध्यान देना। सेक्शन 230 will form the base of the entire chapter. Who can file the application? Members or any class of members, then creditors or any class of creditors और liquidator। ठीक है, liquidator कब फाइल करेगा बच्चों? तो liquidator में फाइल एन एप्लीकेशन when the company is already in the course of winding up। तो यहां पे ना एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है, सर अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप में है, सर इफ अ कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, देन इन सच केसेस वेदर ओनली लिक्विडेटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन? आंसर इज नो, आंसर इज नो। फिर से सुनना क्वेश्चन, मैंने क्या क्वेश्चन रेज किया? दैट इफ अ कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, इफ अ कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, देन वेदर ओनली लिक्विडेटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन? आंसर इज नो। Although liquidator can file an application when the company is in the course of winding up, but apart from the liquidator, even if a company is in the course of winding up,
even members or class of members, creditors or any class of creditors can file an application. ठीक है, या तो लिक्विडेटर ने किया या कौन कर सकता है बच्चों, लिक्विडेटर के साथ कंपनी. ठीक है, और इट कैन बी कैरिड आउट बाय कंपनी. तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कैरी आउट करने के लिए एप्लीकेशन ये सभी लोग लगा सकते हैं. मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, लिक्विडेटर कब, व्हेन द कंपनी इज ऑलरेडी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप, और अ कंपनी इटसेल्फ. ठीक है सर. एप्लीकेशन किसको लगाया बच्चों, तो एप्लीकेशन लगाया सर एनसीएलटी को. ठीक है, एप्लीकेशन लगाया किसको, एनसीएलटी को. अच्छा सर, एनसीएलटी तो बहुत सारे है ना सर, एनसीएलटी तो बहुत सारे हैं. कितने एनसीएलटीज है, तो फॉर द टाइम बिंग, जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस दिन तक कितने एनसीएलटी, 14. अगर तुम लोग फ्यूचर में क्लास लेते हो और फ्यूचर में तुम लोग पढ़ते हो 15, 16, तो उसमें सर गलत नहीं है. सर जिस दिन ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं उस डेट तक कितने नंबर ऑफ एनसीएलटीज हैं, 14. तो कौन से एनसीएलटी के पास जाएंगे सर, हम लोग वो एनसीएलटी के पास जाएंगे जिसके ज्यूरिसडिक्शन में और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड. ठीक है, तो कंपनी विल मेक एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू द एनसीएलटी इन whose jurisdiction is its principal place of business is located. ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे jurisdiction, under whom principal place of business is located. ठीक है सर, हाँ जी. तो एप्लीकेशन लगाया किसको, एनसीएलटी को. अब एक चीज तुम ध्यान रखना, यहां पे एप्लीकेशन लगाया मेंबर्स ने, तो क्या सारे मेंबर्स आने वाले, मान लो कि यार एक कंपनी के ना 10,000 मेंबर्स हैं, तो क्या 10,000 मेंबर्स सभी मिलके एप्लीकेशन लगाने वाले, नहीं सर. हो सकता है ना दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ मेंबर्स have made the application. मान लो कि आउट ऑफ 10,000 2,000 members have made the application, या मान लो कि 200 members have made the application. तो 200 members ने भी एप्लीकेशन लगाया ना, 200 members ने प्रपोजल रखा है ना टू कैरी आउट कॉम्प्रोमाइज. इन द सेम मैनर मान लो कि कंपनी के 100 क्रेडिटर्स है, 100 क्रेडिटर्स में से 5 क्रेडिटर्स ने एप्लीकेशन रखा, तो 5 ने एप्लीकेशन रखा है ना, व्हाट अबाउट द अदर 95, बात समझ में आ रहा है क्या. तो रिमेनिंग 95 का भी तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, तुम्हें रिमेनिंग 95 क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, या रिमेनिंग मेंबर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा. हाँ सर. तो एप्लीकेशन लगा दिया एनसीएलटी को. अब एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी शैल अपॉन हियरिंग द एप्लीकेशन. अच्छा, जब ये एप्लीकेशन लगाया एनसीएलटी को तो क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना था सर, अगर एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाया तो यहां पे हमको अटैच करना था ड्राफ्ट स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. ड्राफ्ट स्कीम में क्या आएगा, वो टर्म्स एंड कंडीशंस, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स, क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स या कंपनी रेडी है कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कैरी आउट करने के लिए, ड्राफ्ट स्कीम. ठीक है, देन लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, latest auditor's report, affidavit, and if the proposed scheme involves debt restructuring, वहां पे एक एडिशनल फॉर्म नंबर जाता है CAA1. तो ये 4 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना रहेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी. क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर. तो एनसीएलटी ने क्या किया, एनसीएलटी शैल अपॉन हियरिंग द एप्लीकेशन क्या करेगा, इट शैल फिक्स द डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ मीटिंग. ठीक है, इट शैल फिक्स द डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ मीटिंग. एंड मैं तो तुमको बोल दूं ना मोटा मोटी, तो एनसीएलटी ना शैल डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस. यहां पे
NCLT shall decide the terms and conditions for conducting the meeting as deems fit by the NCLT. For conducting the meeting as deems fit by the NCLT. तो उसमें क्या क्या कंसिडर कर सकता है? तो उसमें NCLT may appoint chairman, that person who will chair the meeting, that may either be an insider or any person associated with the NCLT, insider to the company or any person associated with the NCLT. Then NCLT may make provisions for proxy. Then NCLT may also make provisions for quorum. Quorum भी decide कर सकता है कि for the purpose of that meeting, for the purpose of conducting the meeting under section 230, what will be the quorum? Can be decided by NCLT. Is it clear? चलो फिर से एक बार ध्यान देना, क्या हुआ अभी तक? तो any members or any class of members, creditors or any class of creditors, liquidator कब? When the company is already in the course of winding up, और company by itself क्या किया? एप्लीकेशन लगाया. वो एप्लीकेशन को अपन ने क्या नाम दिया था? फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन. मतलब प्रपोजल रखा, फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन along with the following documents. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोलोगे यहाँ पे? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किया था? ड्राफ्ट स्कीम, ठीक है, देन लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, और क्या जा रहा था सर? एफिडेविट, देन फॉर्म नंबर CAA, फॉर्म CAA1. कब? व्हेन द स्कीम इन्वॉल्व्स डेब्ट रिस्ट्रक्चर. किसको फाइल किया एप्लीकेशन? NCLT को. कौन से NCLT को? तो भैया जिसके जुरिस्डिक्शन में योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड. ठीक है, फिर NCLT ने क्या किया? NCLT शैल अपॉन हियरिंग द एप्लीकेशन शैल फिक्स द डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ द मीटिंग, है ना. एंड NCLT may also decide the terms and conditions for the purpose of conducting such meeting under section 230. जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो NCLT may appoint the chairman, NCLT may also make provisions for proxy, NCLT may also make provisions for quorum, NCLT may also make provisions for quorum. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. अब क्या हो रहा है? NCLT के इंस्ट्रक्शन पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, NCLT के इंस्ट्रक्शन पे कंपनी शैल कंडक्ट द मीटिंग. ठीक है, कंपनी शैल कंडक्ट द मीटिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द NCLT, and it shall pass, company shall conduct the meeting and it shall pass special resolution. अब एक चीज ध्यान रखना, for the purpose of this section, special resolution का मतलब है, for the purpose of this section, special resolution का मतलब है बच्चों, members giving their consent for the proposed scheme should be majority in numbers. ठीक है, plus they must be holding 75% of share value. और अगर वो मीटिंग क्रेडिटर्स का है तो सेम, creditors must be majority in numbers plus they must be holding 75%. They must be holding 75% of the debt value. ठीक है, SR का मतलब क्या? Majority numbers plus 75% of the share value. Members है तो, creditors है तो majority numbers 75% of the debt value. फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, मान लो एक कंपनी यार A लिमिटेड, ठीक है, तो कंपनी A लिमिटेड एंड लेट्स से A लिमिटेड हैविंग 6000 मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स हैविंग, कंपनी हैविंग 6000 मेंबर्स. कंपनी ने मीटिंग बुलाया फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 230. आउट ऑफ 6000 मेंबर्स 4325 मेंबर्स है कौन? नालायक. नालायक मतलब मीटिंग अटेंड करने नहीं आते. तो सर कितने आए? 1675 मेंबर्स आए,
मीटिंग अटेंड करने के लिए, दे वर प्रेजेंट इन मीटिंग। ठीक है बच्चों, हाँ सर। एंड आउट ऑफ 1675 मेंबर्स, जब रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया, 1550 हैव वोटेड, बाकी लोग चुप रहे, उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है सर, चल क्या रहा, उनको समझ में नहीं आया। एक्चुअली वोट कितनों ने किया? 1550। तो आप ध्यान देना, 1550 का आप ले लोगे मेजॉरिटी, क्योंकि प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोविजन बोलता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, ध्यान रखना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है सर, हाँ जी। तो 1550 का मेजॉरिटी, तो सर 1550 का मेजॉरिटी कितना आने वाला है? एनी केसेस? 750 और 25, 775, 776। At least 776 members must give their consent, provided those 776 members have 75% of share value। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Those 776 members have 75% of the share value। अगर ऐसा हुआ तो रिजोल्यूशन इज पास फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 230। और ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि मेजॉरिटी फॉर्म हुआ लेकिन मेजॉरिटी के पास 50% शेयर वैल्यू है, तो रिजोल्यूशन इज लॉस्ट। आगे बढ़ ही नहीं सकते, खत्म, कहानी वहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब कि जो मोशन तुमने प्रपोज किया था ना, मैटर खत्म। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो अभी तक क्या हुआ, एनसीएलटी के इंस्ट्रक्शन पे कंपनी ने मीटिंग बुलाया, कंपनी ने मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे है, वेरी वेरी स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, मेजॉरिटी इन नंबर्स, 75% इन शेयर वैल्यू मेंबर्स के केस में, मेजॉरिटी इन नंबर्स, 75% ऑफ डेप्ट वैल्यू किसके केस में? क्रेडिटर्स के केस में। भूल जाते हो यार। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एस्पेक्ट। अब मान लो कि मीटिंग कंडक्ट किया, मीटिंग में तुमने स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास किया। जिस दिन मीटिंग कंक्लूड हुआ उसके नेक्स्ट 7 डेज में, उसके नेक्स्ट 7 डेज में क्या करो? सेंड रिपोर्ट टू दी NCLT। इज इट क्लियर? अच्छा, किसको भेजना है सर रिपोर्ट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है चेयरमैन के ऊपर। चेयरमैन शेल सेंड अ रिपोर्ट टू दी NCLT विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। आफ्टर दैट, जिस दिन NCLT को तुमने रिपोर्टिंग किया ना, उसके नेक्स्ट 7 days में, तुम फिर से क्या कर रहे हो? सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो। अब समझो ये एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। तुमने फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन फाइल किया था, NCLT के सामने प्रपोजल रखा था। तुमने NCLT के सामने प्रपोजल रखा था तो NCLT ने तुम्हें कहा कि मैं बाद में तुम्हें अपना अप्रूवल दूंगा, पहले जाओ मेंबर्स से अप्रूवल लेकर के आओ, बाकी मेंबर्स से अप्रूवल लेकर के आओ, या पहले जाओ बाकी क्रेडिटर से अप्रूवल लेकर के आओ। तुमने बाकी मेंबर से अप्रूवल लिया या बाकी क्रेडिटर से अप्रूवल लिया बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। हाँ सर। उसके बाद तुम सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो फॉर, जस्ट वेट एक सेकेंड, तुम सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ NCLT, फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ NCLT। ठीक है, तो सेकंड मोशन एप्लीकेशन फाइल किया NCLT को, देन NCLT shall upon hearing, ठीक है, if deems fit, अब देखना
ये जो इफ डीम्स फिट मैंने लिखा ना, इसको मैं सर्कल में ले रहा हूं, क्यों? ये इफ डीम्स फिट में ना बहुत सारे कंसिडरेशंस है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो NCLT कंसिडर करेगा बिफोर सैंक्शनिंग दिस स्कीम. There are various aspects needs to be considered, needs to be covered by NCLT before sanctioning the scheme. Let's say NCLT check करेगा कि whether the terms of scheme are not in contravention, they are not in contravention with any other provision, with any other provisions of law. ठीक है, फिर NCLT कंसिडर करेगा whether it is in the interest, whether it is in the interest of company as a whole, or whether it is in the interest of members or जनरल पब्लिक. मैं जीपी लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, क्या, जनरल पब्लिक. तो ये कुछ फैक्टर्स प्लस स्कीम को सैंक्शन करने से पहले रिकमेंडेशंस भी ले सकता है डिफरेंट दूसरी अथॉरिटीज के, डिफरेंट अथॉरिटीज के जिसकी जुरिस्डिक्शन में दैट पर्टिकुलर कंपनी इज ऑपरेटिंग. NCLT में सीक ओपिनियन फ्रॉम द डिफरेंट अथॉरिटीज बिफोर सैंक्शनिंग द स्कीम. एंड इफ डीम्स फिट बाय द NCLT, इफ डीम्स फिट बाय द NCLT, तो क्या होगा, क्या होने वाला है, NCLT में sanction the scheme. If deems fit by the NCLT may sanction the scheme. अगर NCLT ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया तो सीधा NCLT के ऑर्डर का कॉपी फाइल कर दो रे, किसको, ROC को. ठीक है, NCLT के ऑर्डर को कॉपी फाइल कर दो, किसको, ROC को. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ जी सर. अच्छा सर, हाँ बेटा बोलो, कितने दिन में फाइल करें? तो 30 डेज में. 30 डेज में. सर अगर NCLT ने सैंक्शन करने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, अपील फाइल कर लो NCLT को. सर NCLT ने हाँ बोल दिया तो फिर से कॉपी ऑफ NCLT ऑर्डर फाइल करो, किसको, ROC को. कितने दिनों में? 30 डेज में. ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू. क्या सर, ओवरव्यू? हाँ बेटा, इट वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ योर सेक्शन नंबर 230. आई होप दिस इज क्लियर. यस, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. नाउ मूविंग ऑन टू द एडिशनल एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू योर सेक्शन नंबर 230. देखो दिया ना यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स. तो एडिशनल पॉइंट्स में सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्टूडेंट ने कैलकुलेशन गलत किया है. मैंने आपको स्पेशल रिजोल्यूशन का मीनिंग बता दिया है. स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 230 इज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 230. स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या? मेजॉरिटी इन नंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ शेयर वैल्यू और मेजॉरिटी इन नंबर्स होल्डिंग 75% ऑफ डेप्ट वैल्यू इन केस ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर. तो ये आपने पढ़ लिया. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टीज टू हुम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज टू बी सेंट. ठीक है, नोटिस ऑफ द मीटिंग इज टू बी सेंट. कौन से नोटिस? मीटिंग कॉल करने का नोटिस. कौन सा मीटिंग? जो NCLT ने कॉल करने के लिए बोला था. ठीक है, आफ्टर फाइलिंग फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे parties to whom notice is to be sent, notice of the meeting is to be sent to all the members or class of members, then to all the creditors or class of creditors, debenture holders, liquidator or official liquidator अगर है तो, if they have registered address available with the company. Then if in case if the company is listed, then it shall place the copy of notice, it shall place the copy of notice on its website, as well as a copy of notice must also be sent to all the stock exchange. A copy of notice must also be sent to all such stock exchanges where the shares of the company are listed or is being
बात समझ में आ रहा है? किस किस को नोटिस दिया? तो नोटिस दिया सर मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को, लिक्विडेटर्स को, अगर कंपनी में लिक्विडेटर है तो। अगर कंपनी लिस्टेड है तो नोटिस देना पड़ेगा to all the stock exchanges where the shares of the company is listed and traded. As well as company is also required to update the content of notice on its website. Is it clear? Aji sir. Now moving on to the next aspect. Next aspect आ जाओगे contents of notice. Contents of notice ध्यान देना यहाँ पे. Notice का content, so it will include, notice will include all the terms and conditions of the proposed scheme of compromise on arrangement, a copy of the valuation report, then effect of the scheme which it is going to have on the KMPs, directors, members or creditors. Future impact बताते, future effect बताते scheme का इसके ऊपर, KMPs के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर. देन इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इफ इन्वॉल्व्ड, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इफ इन्वॉल्व्ड. देन एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो एनी अदर मैटर्स में आ गया तुम्हारा क्या? इफेक्टिव डेट एज वेल एज अपॉइंटेड डेट. इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट. ठीक है सर? हाँ जी. कंटेंट्स ऑफ नोटिस में क्या क्या आ रहा था? टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, इफेक्ट ऑफ द स्कीम ऑन केएमपी, डायरेक्टर्स, मेंबर्स और क्रेडिटर्स, देन इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स इफ एनी इन्वॉल्व्ड, एनी अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. तो इसमें आ सकता है आपका इफेक्टिव डेट एंड अपॉइंटेड डेट. अब समझो एक कंसेप्ट क्या है. इफेक्टिव डेट एंड अपॉइंटेड डेट का कंसेप्ट समझने का यहाँ पे ध्यान देना. effective date, it means the date on which all the compliances, it means the date on which all the compliances related to M&A or related to C or A, compromise on arrangement, has been duly met. ठीक है. Effective date means the date on which all the compliances related to merger, amalgamation or compromise on arrangement has been duly met. ठीक है. In the same manner, appointed date, तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इफेक्टिव डेट क्या रहने वाला है? सर आपने बोला इफेक्टिव डेट का मतलब दैट डेट ऑन विच ऑल द कंप्लायंसेस हैज बीन ड्यूली मेट. तो ऑल द कंप्लायंसेस हैज बीन ड्यूली मेट कौन सा डेट आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है डेट ऑफ फाइलिंग, है ना? डेट ऑफ फाइलिंग, कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर, यही होने वाला है ना? हाँ सर. डेट ऑफ फाइलिंग, कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर टू दी आरओसी. हाँ या ना? हाँ सर. अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या? तो अपॉइंटेड डेट मीन्स द डेट ऑन विच, इट मीन्स द डेट on which all the assets or liabilities, on which all the assets or liabilities shall be transferred from the transferor company to the transferor company to the transferring company. ठीक है. Appointed date means the date on which all the assets and liabilities shall be transferred
ठीक है, शैल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, हाँ सर। तो एक क्वेश्चन हमेशा जनरली यहाँ पे अराइज हो सकता है, क्या क्वेश्चन सर? वेदर अपॉइंटेड डेट ध्यान देना, whether appointed date can be fixed, whether appointed date can be fixed before the effective date। क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है? whether the appointed date can be fixed before the effective date। तो अगर अपन जनरली बात करें तो जब तक सारे कंप्लाइंसेस पूरे नहीं हुए, क्या एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होना चाहिए? नहीं सर। इन जनरल अगर अपन बात करें तो अपॉइंटेड डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन, अपॉइंटेड डेट कैन नॉट बी अर्लियर देन द इफेक्टिव डेट। हाउएवर इट हैज एन एक्सेप्शन, कुछ केसेस में एक्सेप्शन है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो पहले इफेक्टिव डेट आएगा, उसके बाद अपॉइंटेड डेट आएगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है सर? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि यार एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, विच इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी, और इसके बैलेंस शीट में अक्यूमुलेटेड लॉसेस है 5000 करोड़ का, अक्यूमुलेटेड लॉसेस है 5000 करोड़ का। and that is why B Limited is acquiring the business of A। A Limited अमलगमेट हो रहा है B में, B Limited प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, एंड इन ऑर्डर टू गेट द टैक्स एडवांटेज B ने क्या किया, इसके बिजनेस को अक्वायर करना चाहा, इसके बिजनेस को अक्वायर कर दिया। लेकिन बेटा अपन ने पढ़ा है दैट losses in the balance sheet of any company can be carried forward only up to a particular time period, only up to a particular time period। वो कितना है? नॉर्मली 8 years है, एंड आफ्टर 8 years वो क्या हो जाता है? हाँ सर, वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है बैलेंस शीट से, ऐसे होता है ना? हाँ सर। तो मान लो यार कि ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में ये जो 5000 करोड़ का अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इट इज एक्सपायरिंग ऑन 31st March 2020। कब एक्सपायर हो रहा है? 31st March 2020 को, ठीक है। और बी लिमिटेड को लगता है कि यार सारे कंप्लाइंसेस को करते करते, एनसीएलटी का ऑर्डर आते आते, एनसीएलटी के ऑर्डर का कॉपी आरओसी को फाइल करते करते, इट विल गो एटलीस्ट 16th जुलाई। कहां तक जाने वाला है? एटलीस्ट 16th जुलाई तक जाने वाला है ये मैटर, उससे पहले तो नहीं निपटने वाला है। और अगर अपन 16th जुलाई की बात करें, अगर अपन 16th जुलाई में को ए लिमिटेड का बैलेंस शीट चेक करें, तो ए लिमिटेड के बैलेंस शीट से 16th जुलाई को ये 5000 करोड़ का लॉस एक्सपायर हो चुका है। तो यार जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था ना यहाँ पे ऑफ अक्वायरिंग द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विल बी डिफीटेड, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिफीटेड। हाँ या ना? हाँ सर। तो इन दीज स्पेशल सर्कमस्टांसेस there is a possibility that appointed date may be fixed before the effective date। अब मान लो कि यार 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, तो मान लो अपॉइंटेड डेट रख लिया 15 मार्च 2020। तो 15 मार्च 2020 को इसके बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स था, जो भी लाइबिलिटीज था, या जो भी लॉसेस था, वो एज इट इज ट्रांसफर होने वाला है इसके बैलेंस शीट में। तो 15 मार्च को तो लॉसेस था, हाँ सर। तो अगर 15 मार्च को लॉसेस ट्रांसफर हो गया किसके बैलेंस शीट में? बी लिमिटेड के बैलेंस शीट में। तो बी लिमिटेड क्या कर पाएगा? बी लिमिटेड कैन एब्जॉर्ब सच लॉसेस, बी लिमिटेड कैन एब्जॉर्ब सच लॉसेस। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या बेटे? मान लो कि यार सर आपने तो एसेट्स और लायबिलिटीज पहले ट्रांसफर करवा दिए, हाँ बिल्कुल करवा दिए, बाद में एनसीएलटी अप्रूवल नहीं मिला, तो एनसीएलटी अप्रूवल आते आते 16 जुलाई लगना था ना सर? हाँ बेटे, 16 जुलाई को एनसीएलटी ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, तो एनसीएलटी अप्रूवल ही नहीं आया, तो इन दैट केस जो लॉसेस का बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं वो रिवर्स हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी सर, ध्यान देना यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? हाँ सर।
So in these cases, effective appointed date can be fixed even before the effective date. ठीक है सर, आ जाओ आगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया रहेगा, वो आप पढ़ लोगे। एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पढ़ के मजा आएगा। चलो आगे। Authorities to whom the notice is to be sent along with the NCLT. Along with the NCLT किस किस को नोटिस जाने वाला है? Notice is to be given along with the NCLT to the Competition Commission of India. या मैं ऐसा बोल लूँ कि इन अथॉरिटीज का भी अप्रूवल आपको चाहिए रहेगा, है ना? अप्रूवल ऑफ दीज अथॉरिटीज शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड। CCI, इनकम टैक्स अथॉरिटी, CCI का अप्रूवल चाहिए so as to ensure that no combination is being formed. इनकम टैक्स अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए so as to ensure that there is no cases of tax evasion. RBI का अप्रूवल चाहिए so as to ensure that foreign resident shareholding after the amalgamation does not exceed, या after the merger does not exceed the threshold limit as specified under the FEMA regulations. बताऊंगा डिटेल में। Concerned stock exchange where the shares of the company are listed and traded, as well as approval of SEBI in case if the company is listed. ठीक है जी सर, हाँ बेटे। तो ये भी हो गया पॉइंट नंबर 4। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग टू बी हेल्ड अंडर सेक्शन 230। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दैट NCLT हैज द डिस्क्रिशन, NCLT has the complete discretion to decide. NCLT has the complete discretion to decide the manner of quorum. है ना, देखो लिखा है NCLT has the absolute discretion for fixing the quorum and procedures to be followed at the meeting, including whether the voting in person should be allowed, whether the voting in person shall be allowed, or whether voting through proxy will be allowed. Then whether voting can be made through postal ballot or through electronic means. ये सब डिसाइड कर सकते हैं कौन? तो वोटिंग कैसे होने वाला है ये भी डिसाइड कर सकता है NCLT, एंड कोरम कितने पे फॉर्म होगा दैट कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय NCLT in respect of the meeting to be held or to be conducted under section 230 of the act. ठीक है जी सर, हाँ जी। नेक्स्ट, various provisions which can be made by the NCLT while sanctioning the scheme of compromise or arrangement. ये important रहेगा। Where a compromise or arrangement provides for conversion of preference shares into equity shares. If the terms of scheme provides for the conversion of preference shares into equity shares, then in such cases preference shareholders को option देना पड़ेगा. Preference shareholders must be given with an option to receive arrears of dividend in cash. Either they can receive arrears of dividend in cash or they can receive equity for the arrears of dividend. बात समझ में आ रहा है क्या? फिर से एक बार, NCLT can make following provisions while sanctioning the scheme under section number 230. ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। उसमें फर्स्ट, when the terms of scheme involves conversion of preference shares into the equity, then in such cases an option will be given to the preference shareholders that they can receive cash for the arrears of their preference dividend or they can accept equity shares for the arrears of their preference dividend. ठीक है, next, it can also provide for the protection of any creditors. NCLT while sanctioning the scheme can also provide for protection of any creditors or class of creditors. Protection of any creditors or class of creditors. ठीक है, next, if the scheme involves variation of shareholders right, or if the terms of scheme includes variation of shareholders right, then in such cases independent compliances आपको करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 48 का। पास में आ रहा है फिर से, if the scheme of arrangement involves variation in the rights of shareholders, तो वो केसेस में आपको इंडिपेंडेंट कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा, कंपनी को इंडिपेंडेंट कंप्लाइंसेस फुलफिल करना पड़ेगा ऑफ सेक्शन नंबर 48. देन
such other matters including providing an exit opportunity. हाँ, NCLT may also provide for exit opportunity to the dissenting shareholders. बोला मैं तो स्कीम को तभी सैंक्शन करने वाला हूँ जब कंपनी क्या करे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, किसको, टू दी डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स, टू दी डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स ऑफ दी स्कीम. इज इट क्लियर? अब डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स का क्या एलिजिबिलिटी हो सकता है वो भी अपन को चेक करना रहेगा आने वाले प्रोविजंस में. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. तो एनसीएलटी में मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड फॉर एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू दी डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स अंडर सेक्शन 230. क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर. देन नेक्स्ट, नोटिस ऑफ द मीटिंग. नेक्स्ट ये देखो, ये ना जितने भी पॉइंट्स है ना मिसलेनियस पॉइंट्स है. एक्चुअली ये मिसलेनियस पॉइंट्स नहीं है बच्चों, दीज ऑल आर सब सेक्शंस. ठीक है, अभी मैंने मिसलेनियस पॉइंट्स में इसलिए कंसिडर किया है, ये इसलिए आप लोगों को लिखवा दिया गया है, या इसलिए पहले से है ये, ताकि आपको रिटेंशन में इजी रहे. अभी जब मैं आईसीएसआई मॉड्यूल रेफर करूंगा तो वहां पे आपको सबसेक्शंस कौन कौन सा है वो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. इफ दिस हाँ सच अदर मैटर्स, ये हो गया. देन पॉइंट नंबर 7, नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी पब्लिश्ड in one English newspaper, one Hindi newspaper having nationwide circulation, as well as in one vernacular newspaper of the area where the registered office of the company is situated. Now, where the creditors or class of creditors have already given, ये important है, when the creditors or class of creditors holding 90% of the debt value, where the creditors or class of creditors holding 90% of the debt value, if they have already given their consent, if they have already given their consent in writing through an affidavit, then in such cases their calling of separate meeting of creditors can be dispensed with. अगर creditors या class of creditors ने already अपना consent दे दिया, कितने creditors ने, 90% creditors ने, या 90% class of creditors ने whose interests are going to be affected, if they have already given their consent in writing, then in all such cases a separate meeting of the creditors, then in all such cases a separate meeting of the creditors need not to be held or need not to be called. Is it clear? ठीक है जी बच्चों. हाँ जी. Now so now we will be referring, let us refer your ICSI module, है ना, ध्यान देना यहाँ पे. चलो ध्यान देना यहाँ पे. ये सेक्शन 230 आपको दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हो फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 4. ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ मर्जर अमालगमेशन, वहां से आप रेफर कर सकते हो, रेफरेंस ले सकते हैं. चलिए ध्यान देना यहाँ पे. चैप्टर नंबर 15 comprising of section 230 to 240 read along with compromise arrangement and amalgamation rules 2016 is dealing with compromises, arrangement and amalgamations, and the relevant details are explained below. Section 230, powers to compromise or make arrangement with the creditors and members. Section 230 lays down in detail the powers of a company to make compromise or arrangement with any of its creditors, with the creditors or members. Under this section, a company can either enter into a compromise or arrangement with its creditors or its members or any class of creditors or members. ऐसे कुछ पढ़े थे? हाँ सर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. सेक्शन स्कोप ऑफ सेक्शन 230. सेक्शन 230 deals with the rights of a company to enter into a compromise or arrangement between either itself, देखो, between either company or its creditors, है ना, or any class of creditors, or between itself or its members. तो यहाँ पे आ गया कंपनी और its members or any class of members. ठीक है. The arrangement contemplated by the section includes a reorganization of the share capital. It includes reorganization of share capital either by consolidation of its shares of different class or by consolidation to add or by subdivision to subdivide of its shares into shares of different classes or by both these methods. ये सब concept मैंने discuss किया था आपके साथ.
This section also applies to compromise or arrangement entered into by a company which is under winding up. और वाइंडिंग अप के लिए बेटा वाइंडिंग अप में कंपनी है तो एप्लीकेशन कौन लगा सकता था, एप्लीकेशन लगा सकता था सर लिक्विडेटर, ठीक है। हाँ सर, सिर्फ लिक्विडेटर लगा सकता था क्या, नहीं। इज इट क्लियर, ओके। सबसेक्शन 1, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ members or creditors. Where a company or a creditor or a member of the company proposes a compromise or arrangement between it and its creditors or between it and its members or with any class of the creditors or any class of the members. सब डिस्कस किया था। The company or the creditors or members or where the company is being wound up, तो वहाँ पे एप्लीकेशन कौन लगाएगा, liquidator may make an application to the tribunal, and on such application the tribunal may order a meeting of the creditors or members or any class of them as the case may be, and such meeting shall be called, held and conducted in such manner as may be directed by the tribunal. Clear है? हाँ जी सर। सबसेक्शन 2 पे आ जाओगे, डिस्क्लोजर्स टू द ट्रिब्यूनल बाय एप्लीकेंट अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना रहेगा व्हाइल मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ये भी अपन ने पढ़ा है बच्चों। सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेशन एज प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1, दे शैल डिस्क्लोज बाय एफिडेविट टू द ट्रिब्यूनल ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, ड्राफ्ट स्कीम आ गया, रिलेटिंग टू द कंपनी, नहीं यहाँ पे, all the material facts relating to the company such as the latest financial position, latest auditors reports, accounts and the pendency of any investigation, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको NCLT 1 के साथ ये भी फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पेंडेंसी, स्टेटमेंट ऑफ पेंडेंसी आप नोट डाउन कर लोगे इसको, स्टेटमेंट ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। कंपनी के अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द कंपनी और रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ एनी इंक्लूडेड इन द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। और अगर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इफ द स्कीम इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट इफ द स्कीम इन्वॉल्व डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, तो वहां पे क्या फाइल करना था अपन को बेटा, CAA 1, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग कंसेंटेड टू बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू इंक्लूडिंग, अच्छा। इफ द स्कीम इन्वॉल्व्स डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, इफ दिस स्कीम इन्वॉल्व्स डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, तो इन सच केसेस कंसेंट चाहिए आपको कितना, 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू, है ना। एंड इट इंक्लूड्स अ क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, it includes a statement for safeguard for protection of other secured and unsecured creditors, report by the auditor that the fund requirement of the company after the corporate debt restructuring as approved shall confirm the liquidity test। ऐसा नहीं हो कि तुमने डेप्ट रिस्ट्रक्चर भी करा लिया और डेप्ट रिस्ट्रक्चर करने के बाद तुम्हारे पास फंड्स भी अवेलेबल नहीं है, तो पहले आप इंश्योर करना पड़ेगा if company is going for debt restructuring, then after such restructuring of debts, company is in a position or the liquidity position of the company allows company to make the payment to the creditors, or where the company proposes to adopt a corporate restructuring guidelines as specified by the RBI, then a statement to that effect, and it shall also include a valuation report in respect of the shares and the property and all the assets, tangible, intangible, movable, immovable of the company by a registered valuer। तो ये तो मैंने बताया था, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट भी फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, along with the application, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। सबसेक्शन 3 पे आ जाओगे, नोटिस ऑफ मीटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस में अपन को पढ़ना रहेगा कि नोटिस किसको भेजना रहेगा, as well as the contents of notice, to whom notice is to be sent along with the contents of notice, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। yes, so notice of meeting called in pursuance of the order as given by the tribunal
shall be sent to all the creditors or class of creditors or members or class of members and debenture holders of the company individually at the address registered with the company, and such notice shall be accompanied by statement disclosing the details. तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोज स्कीम आ जाएगा, है ना सर? हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशंस आ गया, आगे आ जाओगे। कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट आ गया, एक्सप्लेनिंग देयर इफेक्ट्स, ये सब डिस्कस किया था। एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ स्कीम ऑन क्रेडिटर्स, केएमपी, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स, मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। देन इफेक्ट ऑफ सीएनए on any material interest of the directors of the company or the debenture trustees, such other matters as may be prescribed। तो इसमें क्या क्या आ सकता था बच्चों, अभी डिस्कस किया था अपन ने? हाँ जी सर, इसमें आ सकता था अपॉइंटेड डेट एज वेल एज इफेक्टिव डेट। चलिए, then such notices and other documents shall also be placed on the website of the company if any, and in case of a listed company these documents shall be sent to the SEBI and stock exchanges where the securities of companies are listed for placing on their website, and shall also be published in newspaper in such manner as may be prescribed। ये सब already discuss कर चुका हूँ मैं। When the notice for the members is also issued by way of an advertisement, it shall indicate the time within which copies of the compromise or arrangement shall be made available to the concerned person free of charge from the registered office of the company। Next, notice to provide for voting either by themselves or through proxy or by postal ballot। Subsection 4 states that a notice under subsection 3 shall also provide that the person to whom notice is sent may vote in the meeting either in personal capacity, either in person or through proxy or by postal ballot to the adoption of the compromise or scheme within 1 month from the date of receipt of such notice। मैं तुमको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो पीरियड ऑफ नोटिस रहने वाला ना, पीरियड ऑफ नोटिस रहता है बेटा 30 डेज। नॉर्मली अगर अपन देखें तो पीरियड ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ मेंबर्स 21 डेज है ना, बट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 230 पीरियड ऑफ नोटिस इज गोइंग टू बी 30 days। Is it clear? Or make it 1 month, sorry, make it 1 month। Is it clear? Provided that any objection to the compromise or arrangement shall be made only by a person holding not less than, देखो ये dissenting shareholders, मैंने बोला था eligibility होना चाहिए, बोला था अभी, हाँ सर। Provided that any objection to the compromise or arrangement shall be made only by the person holding not less than, who can raise the objection, who can raise objection against the scheme? Objection can be raised by members holding not less than 10% of the shareholding। तो अगर members का मीटिंग है तो 10% ऑफ शेयर वैल्यू होना चाहिए, और अगर क्रेडिटर्स है तो 10% ऑफ डेब्ट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ, हु कैन रेज ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द स्कीम? इन केस ऑफ members holding 10% of share value, and in case of creditors, इसको 10 नहीं, इसको 5% कर लो। in case of creditors holding 5% of the debt value, 5% होगा, हाँ जी 5%। is it clear? members holding 10% of the share value and creditors holding 5% of the debt value can object the scheme, ठीक है सर? हाँ जी। देन सबसेक्शन 5 नोटिस टू बी सेंट टू द रेगुलेटर्स सीकिंग देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले अलोंग विद द एनसीएलटी और कौन कौन से अथॉरिटीज को नोटिस जाने वाला है। तो बच्चों ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देन अप्रूवल एंड सैंक्शन ऑफ द स्कीम, अप्रूवल एंड सैंक्शन ऑफ द स्कीम, तो ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दैट स्कीम मस्ट बी सैंक्शन बाय मेंबर्स by way of passing special resolution। और स्पेशल रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट था बच्चों मेजॉरिटी इन नंबर्स, क्या था? मेजॉरिटी इन नंबर्स, यस, एंड होल्डिंग 75% इन वैल्यू, 75% इन वैल्यू। अगर इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो इक्विटी वैल्यू का 75%, और अगर क्रेडिटर्स है तो 75% ऑफ द डेब्ट वैल्यू। इज इट क्लियर? देन ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाइल पासिंग द ऑर्डर्स
ट्रिब्यूनल may make provisions for all these. ठीक है, ट्रिब्यूनल may make the following provisions while passing the order under section 230. Is it clear? हाँ जी सर. Then copy of tribunal orders to be filed with the ROC within a period of 30 days. Then subsection 9 भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ट्रिब्यूनल में dispense of the calling of meeting of creditors. कब? When the creditors, when at least 90%, when the creditors holding 90% of the debt value, when the creditors holding 90% of the debt value have already given their consent in writing through an affidavit. So in such cases, calling of meeting of creditors may be dispensed with. Is it clear? हाँ जी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो यहां पे बोला गया दैट इफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट involves if the scheme of arrangement involves buyback of shares. ठीक है, if the scheme of arrangement involves buyback of shares, if the scheme of arrangement involves buyback of shares. देखो अरेंजमेंट का टेक्निकल मीनिंग हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया था, अरेंजमेंट का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल. तो बायबैक के केस में भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल. बायबैक के केस में भी क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ शेयर कैपिटल. तो यहां बोला गया दैट इफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स बायबैक ऑफ शेयर्स, तो एनसीएलटी अप्रूवल नहीं चाहिए वहां पे. नो एनसीएलटी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. वहां पे सेपरेट कंप्लायंसेस आपको करना रहेगा. किसका? सेक्शन नंबर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट. देखो एक चीज मैं तुमको यहाँ पे नोट डाउन कराना देना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013, any kind of arrangement can be carried out with the prior approval of NCLT. Any kind of arrangement can be carried out with the prior approval of NCLT. ठीक है, provided such arrangements are not in the form of buyback of shares. Provided such arrangements are not in the form of buyback of shares. तो buyback of shares, although buyback of share is one of the form of arrangement, क्योंकि buyback of share से भी क्या हो रहा है, reduce हो रहा है ना, share capital is going to reduce, there will be reduction in the share capital. ठीक है, due to buyback of shares being made by any company, there will be there is going to be reduction of share capital. There is going to be reduction of share capital. So although buyback is one of the mode of arrangement, but buyback करने के लिए, कंपनी को buyback करने के लिए NCLT अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. And in order to buy back the shares, company can just comply with the requirements. Company can just comply with the requirements of Section 68 of the Companies Act 2013. तो देखो दो कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करोगे सबसेक्शन 10 से. पहला, in order to carry out any arrangement, prior NCLT approval is required. Provided such arrangement is not in the form of, provided such arrangements are not in the form of buyback of shares. In order to carry out buyback of shares, no prior approval of NCLT is required. Buyback although is a form of arrangement, but no NCLT approval is required. Is it clear बच्चों? हाँ जी. Then subsection 11, section 230 subsection 11 states that any compromise or arrangement include takeover offer made in such manner as may be prescribed. अच्छा, if the scheme of arrangement involves takeover of companies, तो अगर टेकओवर लिस्टेड कंपनीज का हो रहा है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको सेबी के रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा. सेबी रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकओवर है ना, सेबी सेस्ट 2011, सेबी रेगुलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टेकओवर needs to be complied with. ठीक है बच्चों.
टेक ओवर इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट। तो यहाँ बोला गया है इफ द अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स, इफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स टेक ओवर, तो वहाँ पे कंप्लाइंसेस करना रहेगा किसका, किसका, यस, सेबी सेस रेगुलेशंस 2011 needs to be complied with। ठीक है जी बच्चों, देखो जो हैंड रिटन नोट से पढ़ा और जो अपने बुक में कंटेंट रेफर किया, तो आपको एडिशनली क्या पढ़ने को मिला, एडिशनल क्या कंटेंट पढ़ने को मिला, तो एडिशनल पढ़ने को अपन को मिला सर हु कैन रेज ऑब्जेक्शंस, ठीक है, हु कैन रेज ऑब्जेक्शंस एज वेल एज पीरियड ऑफ नोटिस। तो बच्चों पीरियड ऑफ नोटिस क्या था यहाँ पे, पीरियड ऑफ नोटिस फॉर द पर्पज ऑफ, period of notice for the purpose of section 230, period of notice for the purpose of section 230, notice for calling meeting is not 30 days, 30 days मत कर देना, it will be 1 month, 1 month का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। नॉर्मली नोटिस फॉर जीएम कितने दिन का होता है, 21 डेज का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 230 लेंथ ऑफ नोटिस शैल बी ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ, ठीक है, प्लस हु कैन रेज ऑब्जेक्शन against the scheme। So in case of members holding 10% of the total share value can raise the objection, or creditors holding 5% of the debt value, creditors holding 5% of the debt value can raise the objections। Is it clear? हाँ जी सर। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 230। नाउ अब सेक्शन 230 आपको पढ़ना रहता है along with companies compromise and arrangement and amalgamation rules 2016। this we will discuss in our next class। लिख लोगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स 2016 डिस्कस करूंगा, तब जाकर के आपका खत्म होता है सेक्शन नंबर 230। इज इट क्लियर सर? टिल देन go through the content, read the content, read your section number 230। we'll be meeting in the next class। ठीक है सर? हाँ जी। so that's all for today, thank you so much।